हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा रजक आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट 3 को स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, क्लास 12 की हिस्ट्री की चैप्टर 1, और उन 2 वीडियोस में हमने डिटेल में सारे टॉपिक स्टडी किया। आज ये लास्ट वीडियो है और इन दिस वीडियो हम लोग एंशिएंट ऑथोरिटी एंड द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले एक बार हम रिकैपिचुलेट कर ले कि पहले के 2 वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि कम से कम कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। आप एक टेबल बनाइए कि कौन से जगह से कौन सा मटेरियल मिला है, और साथ ही साथ मैप में करना है। बाद में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हड़प्पन साइट्स को फिर से स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मैप। आज के तो पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ा, सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ जो हड़प्पन सोसाइटी के जो लोग जो थे उनका जो डिस्टेंस लैंड के साथ कनेक्शन, और साथ ही साथ इंडिया में वो कहाँ तक जो है उनका कनेक्शन था, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि ये जो सारे फीचर्स हमने देखे, हमने ये देखा कि किस तरह से एक मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल के रूप में कि एक टाउन प्लानिंग पूरी प्रॉपर वे में प्लान किया हुआ सेटलमेंट डेवलप किया गया। साथ ही साथ ये भी प्लानिंग थी कि उन लोगों को कौन से मटेरियल को कहाँ से लाना है, और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए वहां पर एक्सपीडिशन सेंड किया तो कहीं पर उन्होंने अपने सेटलमेंट बनाए, खुद ही सेटलमेंट डेवलप किया। इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो सारी जगह पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे ये जो अर्बन फीचर्स जो थे वो टाउन प्लानिंग के फीचर्स वो सेम थे। ड्रेनेज पैटर्न सब जगह एकदम बिल्कुल ही प्लान पूरा था। विदाउट प्लानिंग हड़प्पा के लोग कुछ भी नहीं करते थे। तो इन सब प्लानिंग के पीछे ये जो यूनिफॉर्मिटी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है, क्या ये कोई एक पर्टिकुलर कोई राजा करता था या फिर कोई ग्रुप करते थे, इन सब के एविडेंस तो पूरी तरह से नहीं मिले। फिर भी कुछ प्रेडिक्शंस है, कुछ ये कि इमेजिनेशन ही समझ लीजिए, जो तथ्यों से देखा जाता है, जो भी एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंस के द्वारा जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ जो डिसाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, शायद ऐसा होगा, नहीं रूलर्स होंगे, तो किसी का मानना है कि रूलर्स नहीं भी हो सकते। तो आइए देखते हैं कि वो एंशिएंट ऑथोरिटी कोई था या नहीं था, क्या है इसके पीछे का रहस्य जो इतने बड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंट्रोल करती थी। So the first and the most important thing is that indication of the complex decision making। मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें डिसीजन मेकिंग के जो है इंडिकेशंस मिलते हैं, और कैसे डिसीजन मेकिंग के इंडिकेशंस मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्लानिंग सिस्टम। एवरीथिंग इज प्लान कि किस तरह से प्लान करेंगे। शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, सिटाडेल में बांटा गया, लोअर टाउन में बांटा गया, और वो कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड होते थे, किस तरह से एक स्ट्रक्चर मड्स के ऊपर में एक नीचे का पोडियम जैसा बनाया जाता था और उसके ऊपर घरों को बनाया जाता था, और हर घर के अपने यूनिक फीचर्स थे। उनमें कोर्टयार्ड होता था और कोर्टयार्ड में वो कुकिंग के काम करते थे, पर्सनल एक्टिविटीज करते थे, लेकिन जो घर के जो मेन रूम्स जो हुआ करते थे वो डायरेक्ट रोड से कभी भी स्ट्रीट से नजर नहीं आ सकते थे, और हर एक स्ट्रीट में जो लेंस जो थी इक्वल थी, राइट एंगल्स में थी, और साथ ही साथ ये जो ब्रिक सिस्टम था ग्रिड सिस्टम के रूप में था और राइट एंगल में चलती थी। जो वहाँ का जो मेन स्ट्रीट माना गया दैट इज 9.15 मीटर्स की चौड़ाई है। तो ये सब स्पेशल फीचर्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को अपने आप में उस टाइम पे यूनिक बनाता है और बहुत ही डेवलप बनाता है। तो कोई सिस्टम तभी डेवलप हो सकती है जब उस डेवलपमेंट में कोई एक यूनिक प्लानिंग करने वाला कोई एक लीडर होना चाहिए। तो क्या हड़प्पन सोसाइटी में ऐसे लीडर्स थे या नहीं थे, इन सबको जो हम इस पॉइंट से समझते हैं कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जो
जो होती थी वो शायद कोई 10 लोग या 1000 लोग या पूरी सोसाइटी एक साथ नहीं, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रेन होगा, शायद वहाँ कोई रूलर होगा जो उन सब डिसीजन को लेता था। और यही बताता है दैट इज यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ द ब्रिक्स। जम्मू से लेकर के गुजरात तक ब्रिक्स के रेशियो सेम ही मिलते थे। इसके अलावा वहां पर जो दूसरी जो चीज जो मिल रही थी दैट इज द सेटलमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी सेम थी। किस तरह से लोगों ने धोलावीरा पर अपना सेटलमेंट डेवलप किया, छानोद्रों को किस तरह से एक स्पेशल क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर बनाया गया, लोथल को किस तरह से यूटिलाइज किया गया, नागेश्वर को किस तरह से यूटिलाइज किया गया, ये वो सारे प्लेसेस हैं जिसे स्पेशली सेटल किया गया था, स्पेशली बनाई गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोगों के द्वारा। एंड each and every settlement were set only for the specific purpose, and all these things indicate that yes, it needs some planning, and planning must be done by one leader or some leader, a group of person। तो ये बताता है। Now इसके अलावा और कौन से ऐसे इंडिकेशंस है जो प्रूव करते हैं कि शायद वहां पर कोई अथॉरिटी होगी, लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं है। सो जैसे कि पैलेसेस एंड किंग, सो लार्ज बिल्डिंग्स फाउंड एट मोहनजोदड़ो लेबल्ड एज पैलेस। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है जिसे एक पैलेस के रूप में लिया गया है, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हुई है कि सच में ये पैलेस था या नहीं था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने केवल माना है कि शायद ये पैलेस होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी है और यहाँ हो सकते हैं जो रूलर्स थे वो रहते होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज द स्टोन स्टैचू। तो स्टोन स्टैचू मिली है और स्टोन स्टैचू इज लेबल्ड एज द प्रीस्ट किंग। उसे शायद प्रीस्ट किंग के रूप में देखा जा रहा है कि शायद ये प्रीस्ट किंग होगा, क्योंकि उस समय की जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जिससे आर्कियोलॉजिस्ट फेमिलियर थे, और ये जो स्टैचू है ये भी लगभग उसी की जैसे सिमिलर थी, तो इनका मानना है कि शायद ये प्रीस्ट किंग होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अदर फीचर आता है कि दैट देयर रिचुअल प्रैक्टिसेस नॉट वेल अंडरस्टूड। तो ये बताता है कि किस तरह से ये बहुत ही डिफिकल्ट है इन सबको समझ पाना, कि एक तरफ हम देख रहे हैं इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रूलिंग ग्रुप थी होगी जो पूरे जगह को कंट्रोल करती थी, या तो अलग अलग सेटलमेंट के लिए अलग अलग रूलिंग यूनिट होगी जो उन सेटलमेंट को लेकर चल रहे थे, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग, लेकिन एक सेंट्रलाइज प्लानिंग भी हो सकती है। तो इन सबको लेकर चल, लेकिन जो दूसरी पॉइंट जो सामने आती है कि वो बताती कि उनके रिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, तो फिर इसलिए ये भी डिफिकल्ट है मानकर चलना कि क्या सच में वहाँ कोई रूलर था, क्योंकि आज भी जो उसकी स्क्रिप्ट अनडिसिफर्ड है और जिस वजह से इन सबको समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। इसके अलावा सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। अब एक तरफ मैंने आपको बताया द व्यूज व्हिच सपोर्टिंग दैट हड़प्पन सोसाइटी हैव रूलर्स, कि हड़प्पन सोसाइटीज में रूलर्स थे। तो व्हाट आर दोज व्यूज व्हिच आर सपोर्टिंग दैट हड़प्पन सोसाइटीज हैव द रूलर, एंड व्हाट आर दोज व्यूज व्हिच सपोर्ट व्हिच एक्चुअली वर नॉट इन फेवर ऑफ द रूलर्स। तो यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पन सोसाइटीज में कोई रूलर्स नहीं थे, एंड सम अदर फील्स नो सिंगल बट सेवरल रूलर्स। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नहीं, कोई सिंगल नहीं बल्कि बहुत सारे ही रूलर्स यहाँ पर थे। सो दिस इज अबाउट एंशिएंट अथॉरिटी, बट इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग बिकॉज नो क्लियर प्रूफ एविडेंस इज अवेलेबल रिगार्डिंग ऑल दीज पॉइंट्स। अब चलते हैं सबसे मिस्टीरियस पॉइंट पर which is related with the end of the civilization, की इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हम आज के टाइम पे बर्न ब्रिक यूज करते हैं, उस जमाने के लोग बर्न ब्रिक यूज करते थे, और कितनी एडवांस सोसाइटी थी उनकी, कितनी प्रॉपर प्लानिंग, लेकिन आज के टाइम पे भी वो प्लानिंग कई जगहों पे हमें नहीं मिलती है। लेकिन उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रॉपर प्लान था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर मेसोपोटामिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तब भी हमें वहां पर मेसोपोटामिया में लैक ऑफ प्लानिंग मिलती है, जहां पर नैरो गलियां थी जो अनप्लान्ड पूरी तरह से था, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन पूरी तरह से प्लानिंग थी, प्रॉपर प्लानिंग। नॉट ओनली बिल्डिंग्स वर प्लान्ड, इवन द रोड्स वर प्लान्ड, इवन द ड्रेन्स वर प्लान्ड, एवरीथिंग वर प्लान्ड। देन ऐसा कौन सा मुसीबत आ गया, ऐसे कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इतनी
एडवांस सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। सो बाय, और कैसे प्रूव होता है कि डिक्लाइन होता है, तो देखिए बाय circa 1800 BCE, circa 1800 BCE में यह पाया गया that most of the mature हड़प्पन साइट्स जो है वो abandoned हो गए, जैसे कि चोलिस्तान के साइट पे, जिसे हम मैप में स्टडी करेंगे, ऐसे सारे साइट्स जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होने लगे। एंड आफ्टर 1900 BCE there appears to have been a transformation of material culture, इनके जो मटेरियल कल्चर्स थे उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। और ये मटेरियल कल्चर्स जो है which marked actually the disappearance of the distinctive artifacts, इनके सील्स, बीड्स, इनके ज्वेलरीज, इनके आर्टिफैक्ट्स जितने भी थे वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। एंड व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, कि कैसे एक एडवांस कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसके साथ साथ एक नया ग्रुप वहां पर इमर्ज होकर आने लगता है। और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारे देश में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसे लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा फॉर द न्यूली डेवलप्ड सिटीज, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आर्यन सोसाइटी, रिक वैदिक कल्चर जो आता है वो खास करके रूरल बेस्ड थी। ये बेसिक डिफरेंस है कि वो रूरल बेस्ड थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेस बताए गए हैं। द कॉजेस बिहाइंड द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसी ने कहा कि नहीं क्लाइमेट चेंज है, तो किसी ने कहा कि नहीं डिफॉरेस्टेशन है, किसी ने कहा एक्सेसिव फ्लड है, तो किसी ने कहा कि अर्थक्वेक है, किसी ने कहा कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो है स्कॉलर्स ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे कि नहीं ये होगा, किसी ने उसका खंडन किया, किसी ने कहा कुछ दूसरा होगा। तो ऐसे स्कॉलर्स के बारे में जानते हैं जिसने अलग अलग कॉजेस दिए डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर का ये मानना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है इट इज ड्यू टू आर्यन इन्वेशन, कि आर्यंस की इन्वेशन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन बाद में इस पॉइंट को जो है स्कॉलर्स ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आर्यंस का जो है एंट्री यहाँ पर 1500 ईयर्स BCE में आपको मिलता है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 BCE से ही जो है अपनी खत्म के तरफ थी। और 1900 के बाद में जो है लेट फेज इसका चलने लगा, जिसमें जुकर सिविलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो लेट फेज सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन का आता है। मार्टिन व्हीलर ने ऐसा क्यों पाया? मार्टिन व्हीलर का कहना है कि उन्होंने जो डेड मैन वैली पाई थी जहां पर ह्यूज मैसकर हुआ था, यानी एक साथ कई हजारों लोगों को मार दिया गया था, तो क्या ये सच में ये आर्यंस के इन्वेशन की वजह से हुआ? अगर आर्यन के इन्वेशन की वजह से हुआ तो फिर कैसे हमें माने कि आर्यंस इतने दिनों के बाद में आए? तो इन सबको लेकर के आज भी बहुत सारे मिस्टीरियस पॉइंट बने हुए हैं। दूसरी तरफ रेइक्स जो है एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, इनका मानना है कि ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, एंड हो गया। तो दूसरी तरफ WA फेयर सर्विस है, इनका मानना है कि दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। कई लोगों का ये कहना है कि वो जो खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस जगह पे थी वो सेमी एरिड इलाके पे थी और क्लाइमेट चेंज होने लगा, धीरे धीरे वहाँ सूखा बनने लगा, जो नदियाँ जो थी वो सूखने लग गई थी, और खास करके इन सब के पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या था? डिफॉरेस्टेशन था, जो एक्सप्लॉयटेशन नेचर का किया गया, इन सब की वजह से जो है खासकर उस जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा गया और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होती चली गई। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज EJH मैकी, लैम्ब्रिक एंड जॉन मार्शल। इन तीनों का मानना है दैट इज द वैगरीज ऑफ द इंडस रिवर, की इंडस रिवर के जो बिहेवियर है उसमें सडन कोई चेंज होता है, हो सकता है वो अपनी जगह बदल रही है। इसके अलावा और भी जो रिवर्स थे वो ड्राइड अप होने लग गए। इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है नदियों के परिवर्तन या फिर फ्लड, बहुत ज्यादा फ्लड होने की वजह से भी जो है ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो आई थिंक आपने इस पॉइंट को बहुत ही आसानी से समझा होगा, बहुत इजी पॉइंट्स है ये सारे। आप इन सबको डिटेल में अपने बुक से जरूर स्टडी कीजिए, जितना भी आप वीडियो देखें, लेकिन आपको अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप
बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, इवन इफ यू वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, then these books are very much helpful for the UPSC examination and all civil services and other state services examination. So thank you for watching this video. Please stay at home and be safe during this crucial period, and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you again.